वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन एट्थ बाबा एमपी जिनगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास एट्थ की साइंस का चैप्टर नंबर 7 किशोर अवस्था की ओर इसका वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी वन शॉट पढ़ाए जाते हैं वो परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाए जाते हैं, यानी इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन परीक्षा से पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बेस पर हमारा चैनल वन शॉट बनाता है। दोस्तों, मेरा पक्का वादा है, अगर आप हमारे सारे वन शॉट देख के जाते हैं तो आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो हमारे वन शॉट में से मिलेंगे आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये दो चित्र है ना, ये दो चित्र, एक तो ये लिंग निर्धारण वाला और एक ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप इस चित्र को जरूर एक बार देख लीजिए। उसके बाद अपने चैप्टर के अंदर जो भी है डार्क वर्ड में है, इन सारी जो डार्क वर्ड है इन सारी की परिभाषा जो है आप जरूर रटे, क्योंकि इनसे काफ़ी सवाल पूछते हैं। चाहे ये इंसुलिन हो गया, इंसुलिन वाला सवाल काफ़ी हद तक जो है पूछा जाता है। चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम क्या है? तो उस पदार्थ का नाम हार्मोन है, ठीक है ना। हार्मोन्स होते हैं ना, जिनसे कुछ केमिकल रिलीज होते हैं और सीधे ही आपके ब्लड में मिल जाते हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है क्योंकि ये टीचर का फेवरेट सवाल है। तो देखिए, जीवन काल की वह अवधि जिसमें शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन की परिपक्वता आती है। ये जो एज है वो 11 वर्ष की आयु से स्टार्ट होकर 18-19 तक की रह जाती है। क्योंकि देखिए, इंग्लिश में हम जो 12 है, क्योंकि 12 के बाद की जो गिनती होती है उसमें अपन टीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए 12 के बाद देखना आप 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, मतलब जिस गणित के अक्षर के पीछे या अंक के पीछे टीन का इस्तेमाल होता है ना, वो टीन की एज मानी जाती है। यानी 11 वर्ष की आयु से स्टार्ट हो जाती है, 19 तक जाते जाते खत्म हो जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि ऋतुस्राव क्या है? यह क्लास 8th में भी आता है और 10th में भी आता है। तो देखिए, ऋतुस्राव में होता क्या है, जब निषेचन नहीं होता ना, तो गर्भाशय के अंदर जो दीवारें होती है ना, वो रक्त की दीवारें निषेचन नहीं होने के कारण धीरे धीरे टूट टूट के योनि के मार्ग से जो है नीचे गिरने लगती है, उसे ऋतुस्राव कहते हैं। जैसे इसको अपन यहाँ पर पैराग्राफ के माध्यम से समझते हैं, वो ज़्यादा डिटेल में आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो स्त्रियों में जनन अवस्था की शुरुआत यौवनारंभ यानी 10 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है, जो कि सामान्य रूप से 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडा से द्वारा निर्मोचित होता है। क्योंकि स्त्रियों में क्या होता है, हर 28 से 30 दिनों में एक अंडा से एक अंड का जो है, यानी जो अंडा है वो निर्मोचित होता है, यानी अंडा निकल के बाहर आता है। इस चक्र की एक अवस्था में गर्भाशय से रुधिर का प्रभाव होता है, क्योंकि निषेचन होता नहीं है। क्योंकि जब तक निषेचन नहीं होता, यानी जब तक जो अंडाशय है, अंडाशय से देखिए जो अंडा निकलता है वो निकलकर अगर किसी शुक्राणु से नहीं टकराता है तब तक निषेचन होता नहीं है। और निषेचन नहीं होने की स्थिति में क्या होता है कि जो गर्भाशय के अंदर रक्त वाहिनियों की जो दीवारें हैं वो धीरे धीरे टूट कर योनि के मार्ग से नीचे गिरने लगती है, जिससे रक्त का प्रभाव होता है। तो आप ये पैराग्राफ लिख देना, डिटेल में समझने के लिए आप किसी टीचर को पकड़े, अपने साइंस के टीचर को पकड़े। लेकिन सिंपल सा है कि जब जो अंडाशय से निकलने वाला अंडा शुक्राणु से नहीं टकराता है तो निषेचन नहीं होता है। इस कारण स्त्रियों के अंदर गर्भाशय के अंदर जो रक्त वाहिनियों की दीवार है जो आसपास से जमती रहती है, जब निषेचन नहीं होता है तो वो धीरे धीरे टूट कर नीचे गिरने लगती है, जिससे रक्त का प्रभाव होने लगता है। तो देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा है कि इस चक्र में लिंग हार्मोन गर्भाशय की दीवार को अंडे के चिपकाने के लिए तैयार करती है। जब गर्भ धारण नहीं होता है, यानी औरतें प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो दीवार धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाती है और डिस्चार्ज होती है। पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ में प्रारंभ हो जाता है, जिसे अपन रजोधर्म कहते हैं। यानी यौवनारंभ में जो पहला ऋतुस्राव है उसे अपन रजोधर्म कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव अनियमित होता है, यानी कभी भी हो जाता है, लेकिन उसे नियमित होने में कुछ समय लगता है, फिर वो महीने टू महीने चलता रहता है। तो ये होता है ऋतुस्राव। इस पैराग्राफ को आराम से रटिए और लिख के आइए। अगला क्वेश्चन है,
यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो देखिए, लड़की और लड़कों में दोनों में अलग अलग परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला परिवर्तन, शरीर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि। लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों के कमर वाले नीचे वाला भाग चौड़ा हो जाता है। आवाज़ में अचानक बदलाव आता है और पसीने की ग्रंथियों और वसा में ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। युवाओं के चेहरे पर मुहांसे और दाने हो जाते हैं। लड़कों के अंडकोश में शुक्राणु बनते हैं, जबकि लड़कियों के अंडा से बड़े हो जाते हैं और अंडे परिपक्व हो जाते हैं। मस्तिष्क में सीखने की क्षमता अधिकतम हो जाती है। और भी काफ़ी परिवर्तन है, इतना लिख के आओगे तो भी नंबर मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन सिक्रेट करती है। थायराइड थायरोक्सिन, एड्रिनल, अग्ना से इंसुलिन और वृषण टेस्टोस्टेरोन और अंडा से एस्ट्रोजन। लिंग हार्मोन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग हार्मोन क्या है और उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है? उनके प्रकार बताते हैं। तो लड़कों और लड़कियों में माध्यमिक यौन लक्षणों के लिए जिम्मेदार हार्मोन को सेक्स हार्मोन कहते हैं, यानी लिंग हार्मोन कहते हैं। लड़कों के वृषण में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है, जो चेहरे के बालों की वृद्धि, आवाज में भारीपन और प्रजनन प्रणाली के विकास जैसी विशेषताओं को विकसित करता है। इसी तरह अंडा से महिला हार्मोन एस्ट्रोजन को स्रावित करता है, जो स्तन ग्रंथियों के विकास में मदद करता है। कुलों का भारीपन आदि लिंग हार्मोन ऐसी विशेषताओं का उत्पादन करते हैं जो पुरुष और महिला के बीच अंतर करने में मदद करते हैं, इसलिए उन्हें लिंग हार्मोन कहते हैं। अगला एक टॉपिक अपना है एडम्स एप्पल। इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपके गले के ऊपर, मतलब जब टीनेज हो जाती है तो उसमें गले के ऊपर एक उभार आ जाता है, स्वर यंत्र के ऊपर एक उभार आता है, इसे अपन एडम्स एप्पल कहते हैं। इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। यौवनारंभ में स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल यानी कंठमणि कहते हैं। अगला हमारा एक टॉपिक है गौण लैंगिक लक्षण। देखिए, गौण का मतलब होता है वे चीज़ें जो छुप जाती है, दिखती नहीं है। एक चीज़ आपको सामने से नजर आती है और एक चीज़ आपको नजर ही नहीं आती है, तो उन छुपे हुए लक्षणों को अपन बोलते हैं गौण लैंगिक लक्षण। इस पर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वृषण एवं अंडा से जनन अंग है, वे युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है, जबकि लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है। लड़कों के सीने पर भी बाल आते हैं। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, यानी ऐसा लक्षण जो अपने को ये पता करने में मदद करे कि ये लड़की है और ये लड़का है, उन्हें अपन गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। उसके बाद अपना अगला जो सवाल है वो बहुत ही शानदार सवाल है। मतलब जो लैंगिक सूत्र होते हैं उनके बारे में अपने को जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, किस प्रकार से जो है लिंग निर्धारण होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पुरुषों के अंदर XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिलाओं में XX गुणसूत्र होते हैं। जब पुरुष का X गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र से मिलता है तो लड़की का जन्म होता है, और जब पुरुष का Y लड़की के X गुणसूत्र से मिलता है तो वापस लड़के का जन्म होता है। तो यहाँ पर एक सवाल था ना, एक धारणा थी, तो वो धारणा बिल्कुल झूठी है। जब तक महिला के पेट में यानी अंदर की तरफ निषेचन के अंदर जब X गुणसूत्र X से मिलेगा तो ही यहाँ पर जो है लड़की बन सकती है, नहीं तो X से Y मिलने पर पुरुष का जन्म होगा। तो इस पैराग्राफ को आप आराम से जो है 1-2 बार देखिए, आराम से सीख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।